यह कहानी है जब मैं अपने कॉलेज ग्रांट मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और इंटर्न के रूप में जीटी हॉस्पिटल में पोस्टेड था। एक मरीज का सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिशन होता है और उसकी कहानी इतनी सी है कि वह पेशे से कसाई था और उसने झोला छाप डॉक्टर से कमर दर्द के लिए अपने बाएं बटक पर पेन किलर इंजेक्शन लिया था। शायद उसने इंजेक्शन 3 या 4 दिन पहले लिया था। उसका बायां बटक और थाई दोनों एडमिशन के वक्त सूजा हुआ था। बुखार आ रहा था। बायां थाई छूने से गर्म महसूस हो रहा था। एडमिशन के 2 दिन के बाद यानी इंजेक्शन लेने के 7 दिन के अंदर पेशेंट की मौत हो जाती है। डायग्नोसिस सेलुलाइटिस लेफ्ट बटक विद सेप्टिसेमिया। हेलो फ्रेंड, मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर बिपिन और आज बात करेंगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट की। अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 1950 से 1990 तक हर परिवार के 4 से 6 बच्चे होते थे। 1950 से पहले हमारे पूर्वजों के छोटे परिवार हुआ करते थे और 1900 के बाद छोटे परिवार का रिवाज धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसा क्यों था और क्यों है? क्यों है यह सबको पता है। छोटा परिवार सुखी परिवार। आज एक गरीब के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, अच्छा एजुकेशन होगा, छोटा परिवार होगा। लेकिन 1950 से पहले छोटा परिवार क्यों था? वह इसीलिए था क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं था। हर परिवार के 5 से 7 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन उसमें से बचते थे सिर्फ 1 या 2। बाकी 3-4 इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया से मर जाते थे। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को खोजा, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और उसके बाद सब कुछ बदल गया। लोगों का इन्फेक्शन से मरना बंद हो गया। लगातार 80 के दशक तक नए नए एंटीबायोटिक का आविष्कार होता रहा। लोग इन्फेक्शन से कम और बीपी, शुगर, कैंसर ऐसे बीमारियों से मरने लगे क्योंकि उनकी उम्र बढ़ गई और बुढ़ापे में यही बीमारियां होती हैं। लेकिन 80 के बाद एंटीबायोटिक का आविष्कार बिल्कुल नहीं हुआ और जो एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ था उसका गलत इस्तेमाल के कारण इनइफेक्टिव होते चले गए। आज किसी को भी मामूली खांसी जुकाम होने पर डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहे हैं और तो और हमारे केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दे रहे हैं। हमारा देश गांव से बना है और हर गांव में झोला छाप डॉक्टर यानी वह भी धड़ल्ले से एंटीबायोटिक दे रहे हैं। यानी एंटीबायोटिक चाउमीन मैगी की तरह अवेलेबल है। अगर इतिहास को टटोला जाए तो आपको पता चलेगा कि पहले ट्यूबरकुलोसिस से होने पर उन्हें दूर कहीं एक कमरे में रख दिया जाता था ताकि दूसरे लोग को इन्फेक्शन ना हो। लेकिन एंटीबायोटिक ने सब बदल दिया। आज लगभग 7 दशक के बाद बैक्टीरिया अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंटीबायोटिक काफी मात्रा में प्रिस्क्राइब होने लगा। अधिकतर खांसी जुकाम वायरल होता है, लेकिन हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ले लेते हैं। 2021 का डाटा निकालें तो सबसे ज्यादा मिसयूज ड्रग एजिथ्रोमाइसिन रहा। अब हर व्यक्ति जानता है कि खांसी जुकाम में एजिथ्रोमाइसिन लेना है, ई-कोड लेना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब नोबेल प्राइज ले रहे थे तब उन्होंने कहा था, अब पेनिसिलिन मार्केट में अवेलेबल होगा, लोगों की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन मुझे डर है कि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल करने के कारण एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आएगा। लेकिन 2050 के बाद 1 करोड़ लोगों की जान हर वर्ष एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के कारण जाएगी। दूसरी तरफ नई एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं होना एक प्रॉब्लम है। प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनियां नए शोध में अपना पैसा नहीं डालना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि आउटकम शायद वैसा नहीं होगा, उनका पैसा डूब जाएगा। रिसर्च में लगाए गए पैसे से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? या तो गवर्नमेंट इन प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनियों को रिसर्च में मदद करे ताकि उनको अपने पैसे डूबने का डर ना रहे। लेकिन ये सब डेवलप्ड कंट्री में होता है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में तो हमारे बिजनेसमैन भी रिसर्च में पैसा नहीं डालते। वो इन्वेंटेड प्रोडक्ट में ही अपना बिजनेस करते हैं। चाहे अदानी हो या अंबानी, सभी इन्वेंटेड प्रोडक्ट से ही अपना बिजनेस कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री में बिजनेसमैन पैसा लगाते हैं और इन्वेंशन के बाद पेटेंट का फायदा लेते हैं, जैसे बिल गेट ने किया विंडोज के इन्वेंशन के बाद। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो शायद उनके दिमाग में ये सब नहीं आता होगा। उनको अपने इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला चाहिए, या फ्री में दूंगा, वह फ्री में दूंगा, लैपटॉप दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा। अरे भाई, कभी रिसर्च में भी पैसा लगा लो। किसी देश का डेवलपमेंट के लिए जो 2 फर्स्ट पैरामीटर होते हैं वह एजुकेशन और हेल्थ है, और दोनों का हाल आप देख सकते हैं। खैर छोड़िए, हमें नए इन्वेंशन का इंतजार करना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता क्या है
और कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो एंटीबायोटिक का उपयोग करता है। इसके रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया जो व्यक्ति के शरीर में होता है अपना रूप बदलता है। वह परिवर्तित बैक्टीरिया यानी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जब पुनः इन्फेक्शन करता है तो इसे ट्रीट करना नॉर्मल बैक्टीरिया के बनिस्बत मुश्किल होता है। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में होने के कारण क्या क्या हैं? पहला, ह्यूमन बींग्स के द्वारा एंटीबायोटिक का ज्यादा उपयोग करना। दूसरा, एंटीबायोटिक सिर्फ 1 या 2 दिनों के लिए उपयोग करना। इस कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया बचे रह जाते हैं और अपने आप को इवॉल्व करते हैं और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाते हैं और इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। थर्ड, मवेशियों से मीट प्रोडक्शन कराने के दौरान एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल होना। 80% से ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इन्हीं मवेशियों के ऊपर किया जाता है। फोर्थ, बचे हुए एंटीबायोटिक को कभी भी इधर उधर या नाले में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे 2 से 3 फुट नीचे गड्ढे में डाल देना चाहिए या जला देना चाहिए, क्योंकि फेंके हुए एंटीबायोटिक मेडिसिन एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को तैयार करेंगे। आज हम जितने भी सर्जरी करते हैं उसके पहले प्रिकॉशन के रूप में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होने के कारण ऑपरेशन के दौरान भविष्य में मौतें ज्यादा होगी। तो अब चलते हैं उस स्टोरी के ऊपर जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। एक हेल्दी 30 से 32 साल के व्यक्ति की मौत सिर्फ 7 दिनों में कैसे हो सकती है? उसके साथ हुआ क्या था? उसने कमर दर्द के लिए इंजेक्शन लिया था। इंजेक्शन लेने के दौरान उसके बटक को सही ढंग से स्टेरलाइज नहीं किया गया होगा, क्योंकि उसने इंजेक्शन एक झोला छाप डॉक्टर से लिया था। इंजेक्शन देते समय उसके बटक पर पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, क्योंकि वह व्यक्ति प्रोफेशन से कसाई था। लेकिन एडमिशन के बाद भी डेथ क्यों हो गई? उसके कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक पहले ही दिन से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जिस बैक्टीरिया से उसको इन्फेक्शन हुआ वह एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया था। इस कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक चलानी है, इसके लिए ब्लड कल्चर या इन्फेक्टेड साइट से स्वैब कल्चर करते हैं। बैक्टीरिया को पेट्री डिश में ग्रो करवाते हैं और उसके ऊपर एंटीबायोटिक की छोटी छोटी स्ट्रिप रख देते हैं। अगर स्ट्रिप के चारों तरफ क्लीन जोन तैयार होता है, इसका मतलब है वह एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। जिस स्ट्रिप के चारों तरफ क्लीन जोन नहीं होता है वह मेडिसिन उस बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं होता है। इस रिजल्ट को आने में 72 घंटे लगते हैं। यह पेशेंट एडमिशन के 48 से 72 घंटे में चल बसा। यह केस मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव उस दिन काफी वायलेंट हो गए थे और जूनियर डॉक्टर को 1-2 थप्पड़ लगा भी दिया था। ये सब इंडिया में चलता रहता है। पेशेंट बच गया तो भगवान, नहीं तो हाथ पैर मुंह सब चलते हैं। किसी भी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए सीआरपी एक टेस्ट होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर रिजल्ट विद इन नॉर्मल रेंज में है तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर सीआरपी बढ़ा हुआ है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। इस टेस्ट को अमल में लाने के लिए सबसे मुश्किल बात है इसका महंगा होना। लेकिन एंटीबायोटिक को अगर बचा कर रखना है तो कड़े फैसले लेने होंगे। इस टेस्ट को हर छोटे छोटे शहरों में उपलब्ध कराना होगा। तो दोस्तों, आने वाला समय डिफिकल्ट होगा। अगर नए एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं हुआ तो दशक दर दशक इन्फेक्शन से होने वाले डेथ बढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, 2050 से हर साल 10 मिलियन लोगों की जान एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन्फेक्शन से होगा। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, एंटीबायोटिक खुद से ना लें और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।